मेरा नाम सोनम है और मेरी उम्र 23 साल है। मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पछतावा तब हुआ था जब मैंने बिना कुछ जाने कुछ औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सब कुछ मेरी ही गलती की वजह से ही हुआ था और मैं उस दिन के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी वजह से उन बेचारी औरतों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा था। उनका पूरा घर बर्बाद हो गया था और उनकी हर चीज़ लुट गई थी। मुझे यकीन है मेरी इस बात पर वो औरतें मुझे आज तक बद्दुआएं देती होगी, आज तक मुझे कोसती होगी, क्योंकि मैंने ही उनको वो गलत रास्ता दिखाया था जिसके बारे में मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था। अगर मुझे थोड़ा सा भी इस बात के बारे में पता होता तो मैं कभी भी उन औरतों को नहीं बताती कि आप लोग वहाँ पर जाओ। मैं खुद भी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। मेरा नाम सोनम है। जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी तो मेरे घर वालों को मेरी शादी करवाने की बहुत जल्दी थी, मगर मैं घर वालों को हमेशा ही मना कर दिया करती थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं मोहित को पसंद करती थी। और यह बात मैं घर वालों को बताने से बहुत डरती थी, क्योंकि मेरे पापा और भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और मुझे पता था कि जब पापा और भाई को पता चल जाएगा कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाएंगे और मेरा घर से निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मोहित से मेरी पहली मुलाकात मेरे फ्रेंड के घर पर ही हुई थी, क्योंकि मोहित मेरे दोस्त का ही भाई था। मेरी सहेली का नाम था पूर्वी। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। पूर्वी मेरी बिल्कुल अपनी बहनों की तरह थी और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पूर्वी की कोई भी बहन नहीं थी। वो हमेशा यही कहती थी कि सोनम, जब से तुम मुझे मिली हो तब से बहन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि पूर्वी को कभी भी बहन की कमी महसूस ना हो और मैं उसको अपनी सगी बहनों जैसा ही समझती थी। हमारी पढ़ाई जब से पूरी हुई थी तो कभी पूर्वी मेरे घर पर आ जाती थी तो मुझसे मिलने के लिए, और मैं कभी भी उसके घर पर चली जाती थी उससे मिलने के लिए। जब पूर्वी मेरे घर पर आती तब मोहित उसे लेने के लिए मेरे घर पर आ जाया करता था और इस तरह से हमने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। काफ़ी समय तक तो हमने एक दूसरे से बस फ़ोन पर ही बात की थी। फिर जब मेरी शादी की बात हुई तो फिर मोहित ने मुझे साफ कह दिया कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मोहित को यही समझाती रहती थी कि जब तक तुम्हें कोई नौकरी ना मिल जाए तब तक तुम रिश्ता मत भेजना, क्योंकि मेरे पापा और भाई मेरी शादी कभी भी किसी बेरोजगार लड़के के साथ नहीं करवाएंगे और इस रिश्ते को भी मना कर देंगे। तुम पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो फिर ही यहाँ पर आओ, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उनको थोड़ा सा भी कोई शक हो गया तो वो मुझे मार डालेंगे। एक दिन मैं पूर्वी के घर गई तो मुझे वहाँ पर 45 औरतें आई हुई नजर आई। जब मैंने पूर्वी से पूछा कि ये औरतें कौन है और यहाँ पर क्यों आई है, तब उसने मुझे बताया कि मेरा एक भाई है जो कि मोहित से बड़े हैं। वह हकीम है और लोगों का इलाज करते हैं। पूर्वी ने मुझे बताया कि मेरे भाई को जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उन्हीं से हमारा घर चलता है और उसी से हमारा गुजारा होता है। पूर्वी ने मुझे बताया कि मेरे भाई खासकर औरतों का ही इलाज करते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। पूर्वी की बात सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि हमारे मोहल्ले में भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी संतान नहीं है। वो काफ़ी इलाज करवा चुकी है। क्यों ना मैं उन औरतों को पूर्वी के भाई के बारे में बताऊं। हो सकता है कि उनको यहाँ से थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए और उनकी संतान हो जाए। इस तरह से उन औरतों का भी फ़ायदा हो जाएगा और फिर थोड़ा फ़ायदा पूर्वी के भाई का भी हो जाएगा। मैं अपने घर चली गई और जाकर मम्मी को यह बात बताई। मम्मी हमारे मोहल्ले में कभी कभी उन औरतों के घर पर जाया करती थी और काफ़ी औरतें भी हमारे घर पर आती जाती रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी कपड़ों एम्ब्रॉयडरी का काम किया करती थी और काफ़ी औरतें थी जो मेरी मम्मी से कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करवाती थी। जब मम्मी उनके कपड़े तैयार कर देती थी तो कभी कभी उनके घर देने के लिए भी चली जाती थी। इसी वजह से मम्मी का काफ़ी औरतों से मिलना जुलना लगा रहता था। मम्मी ने काफ़ी औरतों को पूर्वी के भाई के बारे में बताया था कि वहाँ जाकर तुम लोग इलाज करवाओ। उनके पास बहुत सारी औरतें आती है इलाज करवाने के लिए। मम्मी तो बस कहने की देर थी। औरतों को तो डॉक्टर से ज़्यादा हकीमों और वेदों पर यकीन होता है। इन औरतों ने पूर्वी के भाई का पता पूछा
मम्मी ने औरतों को पता बता दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हमें उस मोहल्ले से जाना पड़ा, क्योंकि भाई जहाँ पर काम किया करते थे उन्होंने वहीं घर ले लिया था, और ये वाला घर उनकी दुकान से बहुत ज़्यादा दूर था, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। इसी वजह से पापा ने यह सोच लिया था कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम वहीं जाकर रहेंगे। हमारे हालात ज़्यादा ठीक नहीं थे, ये घर भी भाई ने लोन पर लिया था। हमें नए घर में आए हुए 5 महीने गुजर गए, और पूर्वी से मैं उन 5 महीनों में एक बार भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पापा घर से निकलने की परमिशन ही बहुत कम दिया करते थे। मोहित से फ़ोन पर मेरी बात अक्सर हो जाया करती थी। मोहित को जब नौकरी मिल गई थी तब वह हमारे घर रिश्ता लेकर आया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी, जिसके मैं हमेशा सपने देखा करती थी। मोहित की नौकरी लग गई थी, इसलिए पापा ने भी रिश्ते को मना नहीं किया था, और पापा ने मोहित को 4 महीनों के अंदर अंदर शादी करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे पापा हम सबकी जिम्मेदारी से जल्दी ही फ्री होना चाहते थे, और वह चाहते थे कि जल्द से जल्द मैं अपने बच्चों की शादी कर दूं और फिर सुकून से केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल जाऊं। इसलिए दोनों घरों में जल्दी जल्दी शादी की तैयारी हुई, और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी की सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सहेली पूर्वी को हुई थी, क्योंकि अब मैं उसकी भाभी बनने जा रही थी, उसके साथ रहने के लिए जा रही थी। मेरी शादी के बाद पूर्वी और मैं हर समय साथ रहते थे, क्योंकि मोहित सुबह को ऑफिस चले जाते थे और शाम को 8 बजे ही घर वापस आते थे। मैं सारा दिन मोहित के बिना गुजारती थी, लेकिन पूर्वी के होते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। पूर्वी और मैं घर का सारा काम एक साथ किया करते थे। हमारे घर में जो भी औरतें आती थी वो यह बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि हम ननंद और भाभी है, वह सभी हमें बहनें समझती थी। मेरी सास को तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वो मुझे और पूर्वी को हमेशा यही कहती थी कि हमेशा ऐसा ही रहना तुम दोनों को एक साथ इस तरह हंसता हुआ और खुश देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरी सास मुझसे कहती थी कि सोनम, तुम बहू कम बेटी ज़्यादा लगती हो। मेरी सास खुद भी अच्छी सीधी सादी औरत थी, वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करती थी, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहता। मेरी सास ने एक दिन मुझसे कहा कि बहू, अब मैं दादी बनना चाहती हूँ, अब तुम्हें मुझे पोता पोती देनी होगी। मेरा अभी बच्चा पैदा करने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन सास की बात मानने के लिए सोच रही थी। मेरा इरादा इसलिए नहीं था क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वह घर किराए का था। इसलिए मेरे पति मोहित ने मुझसे कहा था कि जब तक हम अपना घर नहीं खरीद लेंगे तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और फिर इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मोहित का कहना था कि हम अपने बच्चों के लिए कम से कम एक घर तो खरीद ले, फिर बच्चा पैदा करेंगे। उनकी बात मुझे ठीक लगी थी, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी थी। लेकिन अब जब सास ने बात कही कि वह दादी बनना चाहती है, तो फिर मैंने मोहित से बात की, और मोहित ने जो खबर मुझे उस समय सुनाई, वह खबर सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मोहित ने मुझे कहा कि मोहित जिस जगह काम करते थे उन लोगों ने मोहित को नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए फिलहाल बच्चे पैदा करने के बारे में सोचो भी मत। मोहित की नौकरी चले जाने पर तो हम दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि मोहित की सैलरी से और मेरे जेठ की कमाई से ही घर चलता था, और अब हमारी जिम्मेदारी भी मेरे जेठ पर आ गई थी। मेरी जिठानी की शादी के 6 महीने बाद ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से मेरे जेठ ने दूसरी शादी नहीं की थी। मेरे जेठ काफ़ी अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी हमें खुद पर बोझ नहीं समझा था। मेरे जेठ के पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब उन्होंने घर में ही छोटा सा अस्पताल बना लिया था, जहाँ पर वो औरतों का इलाज किया करते थे। काफ़ी औरतें उनके पास इलाज करवाने के लिए आती थी, और मेरे जेठ दिन पे दिन अमीर होते जा रहे थे। मेरे जेठ की कमाई के पैसे से हमने अपना घर खरीद लिया था, और मेरी सास ने पूर्वी की शादी के लिए भी काफ़ी सारे जेवर बनवाए थे। मेरी सास ने जब एक बार फिर से मुझे कहा कि तुम्हें अब एक बच्चा पैदा करना चाहिए, तो मैंने अपनी सास को मोहित की कही हुई बात बता दी कि वह चाहते हैं कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती और मैं अपना खुद का घर खरीद न लेता, तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि ये घर भी तो तुम लोगों का ही है, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि यह घर तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम अपने दिमाग से यह बात निकाल दो
और एक बच्चा पैदा कर ही लो। तो मैंने भी अपनी सास से बोल दिया कि मम्मी, जेठ जी से तो फिर औरतें इलाज करवाने के लिए आती है, क्योंकि जिनकी संतान नहीं होती तो उन औरतों का इलाज करते हैं। आप भी उनसे कह दो कि मुझे भी कोई दवाई दे दे जिससे कि मैं जल्दी से गर्भवती हो जाऊँ। मम्मी ने जब मेरे जेठ जी से यह बात बोली तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं भाभी का इलाज नहीं करूँगा। मुझे उनकी बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। मुझे यही लगा कि शायद हम उनके घर में रहते हैं, इसलिए वह ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी कोई संतान ना हो। मम्मी ने मेरे जेठ जी को काफ़ी बार बोला था, मगर मेरे जेठ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस बात पर मुझे तो शक होने लगा और मैंने आने वाली औरतों से पूछना शुरू किया, क्योंकि हमारे घर में कमरा बना हुआ था जहाँ पर मेरे जेठ औरतों के इलाज करते थे, और उस कमरे में जाने की किसी को भी परमिशन नहीं होती थी। मैंने जब भी किसी औरत से पूछा था कि क्या आपको मेरे जेठ के इलाज से फ़ायदा हुआ है, तो हर आने वाली औरत यही कहती थी कि मैं तो पहली बार आई हूँ और यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि आपके जेठ के इलाज से भगवान हमारी खाली झोली में संतान डाल दे। पर जो कोई भी औरत उस कमरे में जाती थी तो फिर वापस बाहर नहीं आती थी। पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि औरतें कमरे से बाहर निकलती है या नहीं, लेकिन फिर जब एक दिन मैंने नोटिस किया तो पूरा दिन गुजर गया, कोई भी औरत कमरे से बाहर नहीं आई और ना ही मेरे जेठ कमरे से बाहर आए। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे जेठ ऐसा कौन सा इलाज करते हैं औरतों का जो उन्हें वापस कमरे से बाहर नहीं निकालती। मैंने अपनी सास से भी इस बारे में बात की, पर उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे बस यही कहकर टाल दिया कि इलाज करवाने आते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी रहती है और लोगों को टाइम देने में मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। उसे तो खाने पीने तक की परवाह नहीं होती। मैंने अपनी सास के साथ इस बारे में बहुत ज़्यादा जिद नहीं की, क्योंकि उन्हें यह क्लियर नहीं बता सकती थी कि मुझे उनके बेटे पर शक हो रहा है। यह बात मैं उन्हें कैसे कह सकती थी, इसलिए मैंने सोचा खुद ही इस बात का पता लगाऊं, क्योंकि मैं अपने शक को दूर करना चाहती थी। एक दिन सुबह को अपने जेठ के कमरे में जाने से पहले ही उनके कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई, जहाँ पर वो औरतों का इलाज करते थे। 4-5 औरतें तो जब मैं वहाँ पर थी तभी इलाज करवाने आई और मेरे जेठ से दवाई लेने लगी। मेरे जेठ इन्हें दवाई देते हुए उनसे काफ़ी सारे पैसे मांग रहे थे। वह औरतें जब कह रही थी कि इस बार थोड़े पैसे ले लो, जब आपकी दवा से हम गर्भवती हो जाएंगे तो आपको बहुत पैसे देंगे और आपको खुश कर देंगे, लेकिन मेरे जेठ जी उनकी इस बात से इलाज करवाने पर मना कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं आप लोगों का इलाज बिल्कुल भी नहीं करूँगा जब तक आप मुझे मेरी मुँह मांगी रकम नहीं देंगे। मुझे अपने जेठ के बात पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और मैंने इस समय यह सोच लिया था कि इस तरह से करके इतनी जल्दी इतने अमीर बन गए और अपना घर और गाड़ी खरीद ली। फिर मैंने सोचा शायद मेरे जेठ के इलाज में इतना ज़्यादा असर है, इसलिए तो यह औरतों ने बहुत पैसे देकर जाती है, वरना तो कोई क्यों इतने पैसे किसी को देता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब मैंने देखा कि मेरे जेठ के इस कमरे में एक और पीछे से दरवाज़ा बना हुआ था। वो औरत जिस दरवाजे से आती थी, मेरे जेठ उस दरवाजे से उनको वापस जाने नहीं देते थे और उनको पीछे के दरवाजे से जाने के लिए बोलते थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मेरे जेठ वहाँ पर बैठे थे और अब मुझे उस कमरे से निकलने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं छुपकर बैठी हुई थी और जब तक मेरे जेठ वहाँ से चले नहीं जाते तब तक मैं उस कमरे से निकल नहीं पाती। जब मैं वहीं पर थी तब वहाँ पर एक औरत आई और मेरे जेठ के साथ झगड़ने लगी। वो मुझे जानी पहचानी लगी थी। जब मैंने ध्यान दिया और सोचने लगी कि यह तो वही औरत है जिस औरत को मैंने अपनी शादी से पहले अपने जेठ का पता बताया था, जो वहाँ पर रहती थी जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। वो औरत मेरे जेठ से कहने लगी कि तुमने जितने भी पैसे मांगे मैंने हर बार तुम्हें उतने पैसे दिए, मगर तुम्हारे इलाज से मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तो अपना घर भी बेच दिया और अपना पैसा अपने जेवर सब कुछ तुम्हें दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ कि मुझे संतान कब होगी। मेरे जेठ उस औरत को डांटकर अपने कमरे से निकाल रहे थे। मेरे जेठ को वो औरत धमकियां दे रही थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई को बता दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो कह रही थी कि मेरे पति मुझे अब घर से निकाल रहे हैं, वो मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। मैंने उन्हें पक्का यकीन दिलाया था कि हकीम की दवाई से मुझे ज़रूर संतान हो जाएंगी। वो औरत उस वक्त कह रही थी कि मुझे तो पूनम दीदी का कहना मानना ही नहीं चाहिए था
और ना ही आपके पास आना चाहिए था। पूनम मेरी मम्मी का नाम था और मेरी मम्मी ने ही उस औरत को हकीम के बारे में बताया था और मम्मी को मैंने ही बताया था। सारा कसूर मेरा ही था। मैंने बिना जाने ही इतनी औरतों को अपने जेठ के बारे में बताया था और मैं उस समय जहाँ पर छुपी बैठी थी और वहाँ से निकलकर बाहर आ गई। मुझे देखकर तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ पर भी हो सकती हूँ। जिस तरह से वो औरत से बात कर रहे थे, मुझे देखकर तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लगे। मुझे कहने लगी कि भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही है। जो औरत मेरे जेठ के पास खड़ी थी, वो मेरे जेठ को कह रही थी कि मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दो। उस औरत ने मुझे इस समय पहचान लिया। मुझसे कहने लगी, सोनम यह तुम्हारा जेठ है, यह तो ढोंगी है, यह कोई हकीम नहीं, यह औरतों से पैसे लूटता है और यह दवाई देने से पहले ही औरतों से काफ़ी पैसे मांगता है। वह मुझसे कह रही थी कि सोनम मैं तो तुम्हारे कहने पर इस हकीम के पास आई थी, इसकी बातों में आ गई, मैंने अपना घर तक बेच दिया। अब मेरे पति मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों तुमने मुझे यहाँ भेजा था, अब बताओ मैं क्या करूँ। वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वह कह रही थी कि मेरे पति मुझे डाइवोर्स देंगे जब तक मैं उसके पैसे वापस ना कर दूँ। मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरे जेठ तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। वो उस औरत से कह रही थी कि तुम यह बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने अपने जेठ से उस समय कहा कि आप इस औरत के पैसे तो लौटा देंगे और बाकी सारी औरतों से जितने पैसे आपने लूटे हैं वो कौन वापस करेगा। मेरे जेठ मुझसे कह रहे थे कि भाभी आप इन औरतों की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपने पैसे वापस लेने के लिए नहीं आएगा। मैंने अपने जेठ से कहा कि आपको पता भी है ये कितना बड़ा पाप है। अगर आप हकीम नहीं थे तो आपने लोगों को क्यों कहा था कि मैं आपका इलाज करूंगा और मेरे इलाज से आप गर्भवती हो जाएंगी। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है और आप झूठ से कमाए हुए पैसों से हम सबको खिला रहे हैं। ये सारी कमाई तो हराम की है, मतलब हम इतने सारे दिनों तक गलत काम के पैसे से खाते रहे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने आपके कमाए हुए पैसे से अपना पेट भरा है। मेरे जेठ को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनके सामने बोलना बेकार समझा और उनके कमरे से चली गई। मेरे जेठ के पास जितने पैसे उस समय थे उन्होंने उस औरत को दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोल दिया। मैंने अपने पति से बात कर ली और उनको अपने जेठ के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे अब इस घर में एक दिन और नहीं रहना और ना ही अपने जेठ के कमाए हुए पैसों से कुछ भी खाना है। मेरे पति ने अपने भाई से इस बारे में बात की तो उनके भाई ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम लोगों को इस घर में नहीं रहना तो यहाँ से चले जाओ, बाकी तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। मेरे पति और मैं उस घर से चले गए और मैं अपने पति को लेकर अपने मायके चली गई। हम दोनों वहाँ पर रहने लगे। मैंने अपने घर वालों से बोल दिया था कि मेरे पति को यहीं पर नौकरी मिली है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए आपके घर में रहने के लिए आए हैं, जब तक हम अपने लिए कोई घर नहीं देख लेते। मैंने वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर लिया और हम अपना खाना पीना खुद ही करते थे। मेरे पति की इतनी सारी कोशिश के बाद उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। कुछ ही महीनों में हमने अपना घर अलग ले लिया, क्योंकि मैं अपने पति की सारी सैलरी जोड़ती थी और अपने ट्यूशन के पैसों से ही गुजारा करती थी। मेरे पति मुझसे कहते थे कि ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो हम कभी भी अपने घर नहीं खरीद पाते। घर खरीदने के बाद मैंने अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाया था, जिसके इलाज के बाद 3 महीने में ही मैं गर्भवती हो गई थी और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं मिठाई लेकर अपनी सास के पास गई, उनको भी यह खबर सुनाकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। मैंने अपनी सास को अपने साथ रहने के लिए भी बोला था, लेकिन वह कहती थी कि पूर्वी भी कुंवारी है और मेरे बड़े बेटे की दुल्हन नहीं है, वो अकेला कैसा रहेगा। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं यहीं पर रहूँगी, जब शादी हो जाएंगी तो तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तो कभी यहाँ पर आ जाया करूँगी। मुझे जब 7वां महीना शुरू हुआ तो पूरी और मेरी सास हमारे घर पर आई। मेरी सास को देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी। मेरी सास उस समय पहली बार हमारे घर पर आई थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। मैंने जब उनसे परेशानी की वजह मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बड़े बेटे का कारोबार अब बिल्कुल बंद होने लगा है और हमारे घर में अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह खबर सुनने के बाद मैं समझ गई उनके झूठे हकीम होने की खबर शायद सबको हो गई है और मुझे इस बात से काफ़ी खुशी मिली।
अब काफ़ी गरीब लोग लूटने से बच जाएंगे, क्योंकि मैं यह चाहती थी कि मेरे जेठ गरीब लोगों को उनको अपने बातों में फंसाकर पैसे ना ले। मेरी सास और मेरी ननद अब हमारे साथ ही रहने लगी थी, लेकिन मेरे जेठ मेरे घर पर एक बार भी नहीं आए थे। मेरे पति को कुछ लोगों से पता चला था कि मेरे जेठ अपना घर बेच रहे हैं। जब मेरे पति ने अपने भाई से जाकर पूछा कि तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो, तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा रोने लगे और कहने लगे कि मैंने आज तक जितने लोगों से पैसे लिए हैं, अब बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा कि मैं उनको वापस दे सकूं। मेरे जेठ अपने भाई से बोल रहे थे कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, अब तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएंगी, मुझे बचा लो, मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। मेरे जेठ बहुत ज़्यादा डरे थे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उन्हें इस बात की भी धमकियाँ दी कि वो पुलिस में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे। उन्होंने लोगों से झूठ बोलकर पैसे लूटे हैं। मेरे पति ने अपने भाई का मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया था। मेरे पति ने अपने भाई को बोला था कि तुम घर मत बेचो, मेरे पास जितने भी पैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगा और धीरे धीरे तुम पर जितना भी कर्ज होगा मैं सब चुका दूंगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा थे जो घर बेचकर ही चुकाए जा सकते थे। मेरे जेठ ने अपना घर बेच दिया, काफ़ी लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए, जबकि बहुत सारे लोगों से उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। मेरे पति अपने भाई को लेकर अपने घर आ गए थे और जेठ अपनी नज़रों में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बहस की थी। मुझसे कहा था कि आपको मेरे मामले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपने जेठ को हिम्मत करने के लिए बोला था और बोला था कि अच्छी कमाई में बहुत सुकून होता है, चाहे वो थोड़े से ही क्यों ना हो, तब भी अच्छे से गुजारा हो जाता है और ना ही उनको वापस करने की कोई फिक्र रहती है। आज आपकी जितनी बदनामी हो रही है, अगर आप यह कदम ना उठाते तो और झूठ बोलकर पैसे ना कमाते तो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाती। मेरे जेठ बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, शर्मसार हो रहे थे। अब सब लोग हमारे घर में रहने लगे थे। मेरे पति जिस कंपनी में काम करते थे, वहीं पर उन्होंने अपने भाई को भी नौकरी दिलवा दी और बाकी जितने लोगों के पैसे रह गए थे, धीरे धीरे करके सबके पैसे वापस कर दिए। अब मेरे जेठ के पास किसी भी औरत के पैसे नहीं थे। दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से बहन की शादी की और भाई होने का फर्ज निभाया था। पूर्वी की शादी की खुशी मुझे बहुत ही ज़्यादा हुई थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी बहुत हुआ था, क्योंकि वो मुझसे दूर जा रही थी। पूर्वी की शादी वाले दिन हम दोनों सहेलियां गले लगकर बहुत ज़्यादा रोए थे। मेरे पति और मेरे जेठ अब दोनों ही नौकरी करते थे और अब हमारे घर बहुत ही अच्छे से चलता था। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि दोनों भाई एक साथ रहते हैं, पर मेरी सास को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी अब मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो अब तो इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है, कोई उसे अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा। मैंने अपनी सास की यह परेशानी भी ख़त्म कर दी और अपनी मम्मी के दोस्त से उनकी बेटी का रिश्ता अपने जेठ के लिए मांगा, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने मायके में कभी भी अपने ससुराल की कोई भी शिकायत नहीं करती थी। इसलिए मेरी मम्मी के दोस्त को रिश्ता देने में कोई भी एतराज़ नहीं था और फिर मैंने उसकी शादी अपने जेठ के साथ करवा दी। अब हम दोनों देवरानी जेठानी साथ रहते थे और दिलो जान से अपनी सास की खिदमत करते थे। हमारी सास हमें बदले में बहुत दुआएं देती थी और हमसे कहती थी कि तुम दोनों मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटियां हैं। और फिर हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।